हाँ जी स्टूडेंट्स, तो हम EM वेव्स का चैप्टर कर रहे हैं। अभी हम पढ़ेंगे कि हाउ टू कैलकुलेट द रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट एंड ट्रांसमिशन कोफिशिएंट ऑफ EM वेव्स। अब ये रिफ्लेक्शन ट्रांसमिशन क्या होता है, देखिए हम स्टडी करने वाले हैं कि हमारे पास दो डिफरेंट मीडिया हैं, उन दोनों मीडियम की अपनी अपनी इम्पीडेंस है Z1 Z2। इस तरह से हमारे पास एक बाउंड्री सरफेस है, ये बाउंड्री सरफेस है, ठीक है। लेट अस सपोज ये हमारी वेव Z एक्सिस की तरफ जा रही है और ये XY प्लेन में पड़ा हुआ है, लाइक दिस, X एक्सिस और Y एक्सिस, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस बाउंड्री सरफेस के इस साइड पे, लेफ्ट साइड पे जो मीडियम है वो है मीडियम 1, उसकी परमेबिलिटी μ1 है, परमिटिविटी एप्सिलॉन 1 है और इम्पीडेंस Z1 है। और राइट साइड वाला मीडियम डिफरेंट है, μ2 एप्सिलॉन 2 और इम्पीडेंस Z2। इम्पीडेंस हम ऑलरेडी एक्सप्रेशन फाइंड कर चुके हैं, इम्पीडेंस ऑफ ए डाइलेक्ट्रिक मीडियम। तो डाइलेक्ट्रिक की जो इम्पीडेंस होती है वो म्यू बाय एप्सिलॉन होती है। अगर म्यू और एप्सिलॉन डिफरेंट है तो इम्पीडेंस भी डिफरेंट होगी। अब हम यहाँ से एक प्लेन वेव इंसिडेंट करवाने वाले हैं। तो प्लेन वेव कैसे रिप्रेजेंट होती है, इस तरह से मान लो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंसिडेंट वेव, this is magnetic field of incident wave, and this is velocity vi of incident wave। just to represent velocity भी लिख सकते हो या propagation vector भी लिख सकते हो। ये वेव ऐसे स्ट्राइक कर रही है। अब नॉर्मल इंसिडेंस का केस हम पहले करने वाले हैं। नॉर्मल इंसिडेंस का मतलब है कि जो वेव है दैट इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस और अलोंग द नॉर्मल टू द सरफेस। तो वी आर गोइंग टू स्टडी reflection and transmission of EM waves for normal incidence at a boundary surface सेपरेटिंग टू मीडिया। ये बाउंड्री सरफेस दो मीडिया को सेपरेट कर रहा है, ओके। तो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट का एक्सप्रेशन फाइंड करेंगे, ट्रांसमिशन कोफिशिएंट का एक्सप्रेशन फाइंड करेंगे। लेट अस सी, दिस इज इंसिडेंट वेव। अब जब ये इंसिडेंट वेव यहाँ पे जाके स्ट्राइक करती है तो आपको पता ही है लाइट की रिफ्लेक्शन आपने पढ़ी है, जिस एंगल पे वेव जाती है उसी एंगल पे रिफ्लेक्ट होती है। तो यहाँ पे जो इंसिडेंट वेव का वेलोसिटी वेक्टर है वो इस तरह से रिवर्स हो जाएगा आफ्टर रिफ्लेक्शन, इस तरफ आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, लाइक दिस। VI वेक्टर ऐसे बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो इंसिडेंट वेव का वेक्टर है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और जो रिफ्लेक्टेड वेव का वेक्टर है ER, वो सेम डायरेक्शन में रहते हैं, ठीक है। वो चेंज नहीं होंगे, हम ऐसे मान के चल रहे हैं कि वो चेंज नहीं हो रहे, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर उसके अलावा है। अब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर कैसे बनेगा वो हमें देखना है। हमें ये पता है ना कि E क्रॉस H V होना चाहिए, E क्रॉस H डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। यहाँ पे E क्रॉस H राइट हैंड थंब रूल से कर रहे हैं ना, तो हमारा थंब इस तरफ आ रहा है, यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है। यहाँ पर भी अगर आप E क्रॉस H करें तो थंब आपका इस डायरेक्शन में आना चाहिए। अब E ऊपर है, इधर अपनी फिंगर्स अगर आप अलाइन कर लो और स्क्रीन के अंदर की तरफ घुमाओ, स्क्रीन के अंदर की तरफ घुमाओगे मतलब H वेक्टर तुम्हारा इस डायरेक्शन में है, रिफ्लेक्टेड वेव का H वेक्टर। अब E क्रॉस H जब तुम करोगे राइट हैंड से तो तुम्हारा थंब इस तरफ आ रहा है, तो इस केस में HR HI के ऑपोजिट होता है। रिफ्लेक्टेड वेव की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इंसिडेंट वेव की मैग्नेटिक फील्ड के ऑपोजिट हमने बनानी है। टू सेटिस्फाई दिस इक्वेशन की प्रोपेगेशन डायरेक्शन इज इक्वल टू E वेक्टर, E की डायरेक्शन का क्रॉस प्रोडक्ट H वेक्टर की डायरेक्शन के साथ। यहाँ पे VR लिखेंगे बिकॉज इट इज रिफ्लेक्टेड वेव्स वेलोसिटी। तो दिस इज द रिफ्लेक्टेड वेव। अब कुछ वेव का जो पार्ट है वो दूसरे मीडियम में ट्रांसमिट भी हुआ है, तो वो जो ट्रांसमिटेड वेव है उसको यहाँ पे बनाएंगे। वो कैसे बनेगी, ट्रांसमिटेड वेव का इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर सेम वैसे ही बनेगा ET, और ये जाएगी भी इस डायरेक्शन में, तो इसमें जो VT बनेगा वो भी सेम डायरेक्शन में बनेगा, और जो HT बनेगा वो भी सेम डायरेक्शन में बनेगा। वेव उसकी कोई फेज चेंज नहीं होता, कुछ नहीं होता, सेम डायरेक्शन में। तो दिस इज ट्रांसमिटेड वेव। सो सपोज the XY plane forms
a boundary of two linear media. The wave is monochromatic, मतलब सिंगल फ्रीक्वेंसी की वेव है. A monochromatic wave is incident along its normal. Let the wave is polarized along x एक्सिस. जब ऐसे बोलते हैं ना वेव x एक्सिस के अलोंग पोलराइज है, मतलब उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो x एक्सिस के अलोंग है और हमेशा x के अलोंग ही वाइब्रेट करेगी लाइक दिस. इट विल बी इन x z प्लेन. तो x एक्सिस के अलोंग है एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन इज z एक्सिस. ओके, तो हमने क्या किया, यहाँ पे हमने कंसिडर कर लिया कि ये जो xy प्लेन है, दिस इज द बाउंड्री सरफेस ऑफ टू लीनियर मीडिया. μ1 एप्सिलॉन 1 इज द परमिटिविटी एंड परमेबिलिटी ऑफ मीडियम 1. z1 is impedance. For medium 2, μ2 एप्सिलॉन 2 are permeability and permittivities, and z2 is the impedance. This is incident wave, which is a plane polarized wave. It is polarized along x-axis, means electric field is oriented along x-axis. Wave is going along the normal to the boundary surface. This is the case of normal incidence. ठीक है, normal incidence का केस मतलब कि वेव की जो प्रोपेगेशन डायरेक्शन है वो सरफेस के परपेंडिकुलर है. और मैग्नेटिक फील्ड बाय राइट हैंड थंब रूल यूजिंग दिस रिलेशन विल बी अलोंग y एक्सिस. ऐसे बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनेगी. तो दिस इज आवर इंसिडेंट वेव. इंसिडेंट वेव के जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स हैं उनको हम कैसे लिख सकते हैं? वी कैन राइट द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स ऑफ इंसिडेंट वेव एज, कैसे एक्सप्रेस करते हैं देखिए. इंसिडेंट वेव के लिए ई आई लिख लेंगे, स्मॉल आई या कैपिटल आई लिख सकते हैं आप. इट विल बी अ फंक्शन ऑफ z एंड t. दिस विल बी इक्वल टू ई नॉट आई e रेज़ टू पावर आयोटा k1z माइनस ओमेगा t एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज x का. देखिए बच्चे, इट इज फंक्शन ऑफ z एंड t बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी अ फंक्शन ऑफ z. ऐसे वेरी करती है इलेक्ट्रिक फील्ड. इट विल बी अ फंक्शन ऑफ z एंड t, टाइम का फंक्शन, सिनुसॉइडल फंक्शन, जैसे कि हमने प्लेन वेव सॉल्यूशंस ऑलरेडी लिखे हैं. k1 यहाँ पे है कि प्रोपेगेशन कांस्टेंट इन द फर्स्ट मीडियम. तो फर्स्ट मीडियम में जो k1 है that will be equal to 2 pi by lambda 1. Lambda 1 be the wavelength of the wave in the first medium. तो this is incident वेव्स इलेक्ट्रिक फील्ड. अब बच्चे ये नहीं कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है, तो कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम ये सिंबल यूज कर सकते हैं. ठीक है, वेक्टर की जगह ये कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है. ओके, अब इसके बाद मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर कैसे लिखना है इंसिडेंट वेव का, वो भी z और t का फंक्शन होगा. उसको लिखना है तो b नॉट i, एवरीथिंग विल बी सेम, e रेज़ टू पावर आयोटा k1z माइनस ओमेगा t y कैप. और यहाँ ये भी कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है. Okay, so reflected wave can be written as देखो, this is incident waves electric field vector, this is reflected waves electric field vector. ये दोनों electric field vectors in phase होते हैं. वेलोसिटी यहाँ पर z एक्सिस के अलोंग है, इस तरफ वेव जा रही है इंसिडेंट वेव. इट इज द केस ऑफ नॉर्मल इंसिडेंस. तो जब ये वेव टकराएगी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0 डिग्री होगा, वापस आ जाएगी. तो रिफ्लेक्टेड वेव की वेलोसिटी लेफ्ट हैंड साइड पे मतलब नेगेटिव z एक्सिस की तरफ होगी. अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है यहाँ हमने इन फेस कंसिडर करिए, इन फेस है, तो उस हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड अंदर चली जाएगी क्योंकि राइट हैंड थंब रूल है हमारे पास.
जो v वेक्टर है उसको फाइंड करने के लिए E क्रॉस H हम करते हैं। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है रिफ्लेक्टेड वेव की, दैट इज आल्सो फंक्शन ऑफ z एंड t एंड इट इज अ कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी. It can be written as E naught r e raised to power iota k1z माइनस ओमेगा टी, और इसकी जो डायरेक्शन है बच्चे रिफ्लेक्टेड वेव की, वो हमारे पास x एक्सिस की तरफ ही है, तो डायरेक्शन को हम यहाँ x कैप से रिप्रेजेंट कर देंगे. ओके, और मैग्नेटिक फील्ड अगर आपको लिखनी है रिफ्लेक्टेड वेव की, दैट कैन बी रिटन एज ये इस तरह से e रेज़ टू पावर, बाकी ये वाला फैक्टर सेम रहता है. k1 इसलिए आ रहा है फर्स्ट मीडियम के अंदर है रिफ्लेक्टेड वेव. इट इज फंक्शन ऑफ z एंड t. मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन y एक्सिस के ऑपोजिट है, तो यहां अगर आप डायरेक्शन लिखना चाहते हो तो माइनस y क्या पाएगा मैग्नेटिक फील्ड के केस में. मैग्नेटिक फील्ड को हम इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एम्पलीट्यूड भी एक्सप्रेस कर सकते हैं. यहाँ पे जो b नॉट होता है वो e नॉट वेव की वेलोसिटी फर्स्ट मीडियम में या स्पीड v1 है, ठीक है, और बाकी हम ऐसे लिख सकते हैं. तो दिस इज मैग्नेटिक फील्ड ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव एज अ फंक्शन ऑफ z and t. Similarly, we can write transmitted wave as, देखो इसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर लिखना हमें ET, फंक्शन ऑफ z एंड t तो है ही है. तो दिस इज E नॉट t e रेज़ टू पावर आयोटा. अब सेकंड मीडियम की बात हो रही है, ट्रांसमिटेड वेव हमारे पास सेकंड मीडियम में है, तो यहाँ पे k2 लेंगे हम. k2 इज प्रोपेगेशन कांस्टेंट इन सेकंड मीडियम, बाकी सब सेम रहेगा. अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आप देखिए सेम है. इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की डायरेक्शन ट्रांसमिशन में और रिफ्लेक्शन में सेम रहती है, तो इसको बाकी ये डिपेंड करता है कि वेव डेंसर टू रेयर मीडियम में जा रही है, रेयर डेंसर मीडियम में जा रही है. अभी हम जनरल केस कर रहे हैं, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि दोनों सेम डायरेक्शन में है. मतलब कौन दोनों? इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंसिडेंट वेव एंड ट्रांसमिटेड वेव, ठीक है. तो इस केस में फिर हम डायरेक्शन तो चलो वही रखेंगे विच इज x एक्सिस, तो यहाँ हम x कैप लगा देंगे. इट इज पोलराइज्ड अलोंग x एक्सिस. और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर को अब मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, जैसे मैंने यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ E नॉट एक्सप्रेशन लिखा मैग्नेटिक फील्ड का, वैसे ही मैं यहाँ पर भी इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लिख रहा हूं. तो बनेगा E नॉट t डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ वेव इन सेकंड मीडियम. कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है e रेज़ टू पावर आयोटा k2z माइनस ओमेगा t एज इट इज रहेगा. और मैग्नेटिक फील्ड के साथ डायरेक्शन आप देखिए y एक्सिस की आ रही है यहाँ पे. अच्छा, ये ना डायरेक्शंस जो हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड और स्पीड की या प्रोपेगेशन वेक्टर की, ये हमेशा इस रूल को फॉलो करती हैं कि जो वेलोसिटी वेक्टर होता है दैट इज e वेक्टर डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्रॉस डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, पॉइंटिंग वेक्टर हमने जैसे पढ़ा हुआ है. अब हमने तीनों तरह की वेव्स लिख ली, इंसिडेंट वेव, ट्रांसमिटेड वेव एंड रिफ्लेक्टेड वेव. नाउ वी हैव बाउंड्री कंडीशंस. बाउंड्री कंडीशंस ये वेव फॉलो करती है. क्या होती हैं बाउंड्री कंडीशंस? लेट अस अंडरस्टैंड द बाउंड्री कंडीशंस. एट द इंटरफेस, इंटरफेस मतलब जो बाउंड्री सरफेस है, following boundary conditions are obeyed. ठीक है, क्या है? देखो पहली बाउंड्री कंडीशन है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड उसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट मतलब विच इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस. जैसे ये हमारा सरफेस है, अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड इस सरफेस के परपेंडिकुलर है, अगर है तो कोई परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड है फर्स्ट मीडियम में और सेकंड मीडियम में, तो वो कैसे रिलेट करती है?
तो वो रिलेट करती है बाय दिस फैक्टर। यहाँ फर्स्ट मीडियम की इलेक्ट्रिक फील्ड परमिटिविटी से मल्टीप्लाई हो जाएगी, सेकंड मीडियम की परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी परमिटिविटी से मल्टीप्लाई हो जाएगी, एंड दिस थिंग इज सेम। ये फैक्टर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है बेसिकली, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डी, जिसको हम डी बोलते हैं ना, डी, ये डी परपेंडिकुलर होता है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज एप्सिलॉन टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड। इन केस ऑफ डाइइलेक्ट्रिक मीडियम दीज टू कंपोनेंट्स आर सेम। परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में ये दोनों फैक्टर साथ में मल्टीप्लाई होते हैं। और अगर पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, मतलब पैरेलल टू द सरफेस अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है फर्स्ट मीडियम में और पैरेलल कंपोनेंट इन सेकंड मीडियम, ये वैसे ही कॉन्टिन्यूस होते हैं। मतलब है कि अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इस तरह से है फर्स्ट मीडियम में, जैसे कि यहाँ पे इंसिडेंट वेव का मैंने ई वेक्टर बनाया, तो दूसरे मीडियम में जो पैरेलल कंपोनेंट होगा वो सेम ही होगा, कोई डिफरेंस नहीं आता, चाहे इसकी परमिटिविटी एप्सिलॉन 1 है इसकी एप्सिलॉन 2 है, ये सेम होते हैं। इसको हम ड्राइव भी कर सकते हैं बाउंड्री कंडीशंस को, ये सिंपली ई डॉट डी एल से ड्राइव हो जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डॉट प्रोडक्ट डीएल के साथ जीरो होता है, कर्ल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, वहां से हो जाता है ड्राइव। चलो हमें ड्राइव नहीं करना। थर्ड कंडीशन समझो, मैग्नेटिक फील्ड की है तीसरी कंडीशन, वो है कि जो मैग्नेटिक फील्ड का परपेंडिकुलर कंपोनेंट है फर्स्ट मीडियम में, वो सेकेंड मीडियम में जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है उसके बराबर है। मतलब इसमें यहाँ आपको कुछ फैक्टर मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ता, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर कंपोनेंट कॉन्टिन्यूस होते हैं, और मैग्नेटिक फील्ड के जो पैरेलल कंपोनेंट्स हैं दे आर रिलेटेड लाइक दिस। दोनों मीडियम के जो पैरेलल कंपोनेंट्स हैं, इधर 1/μ1 का फैक्टर आएगा, इधर 1/μ2 का फैक्टर आएगा। मतलब यहाँ पे एक्चुअली ये चीज यूज होती है, इंटीग्रेशन ऑफ h डॉट dl इज इक्वल टू 0। तो h जो होता है b/μ होता है, उसको हम ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है, ये यहाँ से आता है। अच्छा, जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड का परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो है ये फ्लक्स से आता है, फ्लक्स इन फर्स्ट मीडियम इज इक्वल टू फ्लक्स इन सेकंड मीडियम, ये वाला d डॉट ds की जो हम कंडीशन लगाते हैं, दिस इज इक्वल टू चार्ज या वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो, ठीक है, इसके बराबर होता है, यहाँ से आता है। आप सॉल्व कर सकते हैं, बट चलिए हमें करने की जरूरत नहीं है, हमें इनको यूज करना है इन बाउंड्री कंडीशंस को। यहाँ पे ये आता है यहाँ से B डॉट ds मैग्नेटिक फ्लक्स इज ऑलवेज जीरो। तो मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ कि जो लॉज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड मैग्नेटोस्टैटिक्स हैं, वहां से हम ये बाउंड्री कंडीशंस को ड्राइव करते हैं, और जब भी वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, ये वाली बाउंड्री कंडीशंस वो फॉलो करती है डाइइलेक्ट्रिक में। तो अभी हमें इन कंडीशंस को अप्लाई करना है, ठीक है। तो सीधी सीधी बात है, इन दिस केस वी विल नॉट यूज दीज टू कंडीशंस, they are not of use, because in our case, in our problem, in this case जो अभी हमारी डिस्कशन चल रही है, हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई परपेंडिकुलर कंपोनेंट और मैग्नेटिक फील्ड का कोई परपेंडिकुलर नहीं है, they are zero, because the wave is incidenting, wave is striking the surface, because this is a case of normal incidence, ठीक है, because this is case of नॉर्मल इंसिडेंस। नॉर्मल इंसिडेंस में ना परपेंडिकुलर कंपोनेंट जीरो होते हैं। कैसे, ये भी समझ लेंगे। देखो, जैसे ये मान लो ये सरफेस है ना हमारा, तो अगर वेव ऐसे जा रही है नॉर्मल इंसिडेंस, मतलब के वेक्टर तुम्हारा इस डायरेक्शन में है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ी फिर इधर हो सकती है, ट्रांसवर्स वेव है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होएगी या इस डायरेक्शन में होएगी अगर पोलराइज्ड है तो, है ना। तो मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इधर है ई वेक्टर, तो फिर बी वेक्टर इधर है, और ये दोनों सरफेस, ये दोनों जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के कंपोनेंट्स हैं वो परपेंडिकुलर थोड़ी हैं सरफेस के, वो तो पैरेलल है, तो ये एक्चुअली पैरेलल कंपोनेंट्स है दोनों, इसलिए परपेंडिकुलर वाली कंडीशंस ये दोनों हमारे काम की यहाँ पे नहीं है, ठीक है, दे आर ऑफ नो यूज। देयरफॉर कंडीशंस 1 and 3 are of no use here। हाँ, ओब्लिक इंसिडेंस में ये दोनों कंडीशंस काम आती हैं। ओब्लिक मतलब जब वेव परपेंडिकुलर से नॉर्मल के अलॉन्ग नहीं बट किसी एंगल पे स्ट्राइक करती है, वो हमारा नेक्स्ट केस है, नेक्स्ट डेरिवेशन है। चलो, तो हमने ये दोनों कंडीशंस यूज करनी है, फिर एक सेकंड वाली यूज करनी है, एक 4 वाली पैरेलल कंपोनेंट्स वाली। तो अगर हम इसको यूज करें कि पैरेलल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, तो यूजिंग कंडीशन 2 व्हाट वी कैन राइट, using condition 2 parallel component of electric field in first medium। क्या है parallel component of electric field in first medium? वो है incident wave
प्लस रिफ्लेक्टेड वेव, ये दोनों का सम ही तो है ना। इन फर्स्ट मीडियम में हमारे पास दो वेव्स है, एक इंसिडेंट है और एक रिफ्लेक्टेड है, तो उन दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड्स का सम जो सेकंड मीडियम है उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो है ट्रांसमिटेड वेव, ठीक है, उसके बराबर आएगा। तो ये हमारे पास एक कंडीशन आई है जो सेकंड वाली बाउंड्री कंडीशन को यूज करके हमने यहाँ पे लिखी है। अब तुम अगर यहाँ पे इसके एक्सप्रेशन पुट कर दो, अब ध्यान से देखो, ई रेज़ पावर आयोटा वाले फैक्टर्स हमारे पास यहाँ पे आएंगे अगर हम वह कंडीशंस पुट करते हैं, ठीक है, मैं कर रहा हूँ पुट। तो यहाँ पे बनेगा ई नॉट आई कॉम्प्लेक्स है ई रेज़ टू पावर आयोटा k1 z माइनस ओमेगा टी प्लस ई नॉट आर कॉम्प्लेक्स ई रेज़ टू पावर आयोटा k1z माइनस ओमेगा टी, फर्स्ट मीडियम में k1 है, सेकंड मीडियम में ई नॉट टी ई रेज़ टू पावर आयोटा k2z माइनस ओमेगा टी। तो ये इक्वेशन बन गई। अब इस इक्वेशन पे को अगर हम z इज इक्वल टू 0 पे देखें, मतलब सरफेस पे, इस सरफेस पे इधर z एक्सिस है ना हमारा, और यहाँ पे हमारा x एक्सिस था एंड ओके x एक्सिस, और इस सेक्शन में y एक्सिस था, मतलब इस पूरे सरफेस पे, बाउंड्री सरफेस पे हम देख रहे हैं क्या हो रहा है, क्योंकि हमें वहां भी देखनी है कॉन्टिन्यूटी की वेव किस तरह से वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही है, ठीक है। तो एट सरफेस z इज स्मॉल z इज 0, यहाँ जब हम z को 0 पुट करेंगे तो देखो e रेज़ पावर माइनस ओमेगा टी का फैक्टर बचेगा, यहाँ पर e रेज़ पावर माइनस ओमेगा टी, और यहाँ भी वो सब कट जाएंगे। तो सिर्फ मतलब हमारे पास कंडीशन आ जाएगी कि ये एम्पलीट्यूड्स जो हैं वेव्स के वो बराबर है, इलेक्ट्रिक फील्ड के एम्पलीट्यूड्स इंसिडेंट वेव का एम्पलीट्यूड प्लस रिफ्लेक्टेड वेव का एम्पलीट्यूड ये ट्रांसमिटेड वेव के एम्पलीट्यूड के बराबर है। देखो जब ये नॉट लगा दिया ना साथ में ई नॉट आई, मतलब ये एम्पलीट्यूड की बात हो रही है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन, दिस इज इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर 4, फर्स्ट 3 इक्वेशंस वही हैं जो हमने अभी लिखी थी, इंसिडेंट वेव की इक्वेशन, रिफ्लेक्टेड की और ट्रांसमिटेड। ओके, तो वी गॉट ए रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स in medium 1 and medium 2. Now we are going to apply the fourth boundary condition from boundary condition number 4, वो भी पैरेलल कंपोनेंट्स के लिए है। वो कहती है कि 1 by mu1 b1 पैरेलल is equal to 1 by mu2 b2 पैरेलल। तो यहाँ पे मैं फर्स्ट मीडियम में जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड है वो पुट कर रहा हूं, देखना ध्यान से, वो है ई नॉट आई बाय v1, और दूसरी जो थी रिफ्लेक्टेड वेव उसकी मैग्नेटिक फील्ड ऑपोजिट है, इंसिडेंट वेव की मैग्नेटिक फील्ड से वो ऑपोजिट है, तो वहां माइनस साइन भी था डायरेक्शन को लेके, तो इसलिए रिफ्लेक्टेड वेव के केस में माइनस साइन आएगा। लेकिन नीचे v1 का फैक्टर है, वो फर्स्ट मीडियम की बात हो रही है, और 1 by mu2 सेकेंड मीडियम में हमारे पास है सिंपली ई नॉट टी कॉम्प्लेक्स डिवाइडेड बाय v2, ये। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, यहां mu1 b1 का फैक्टर ऊपर लेके जा रहा हूं मैं, तो देखना एक इक्वेशन बन जाएगी जिसमें हमारे दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स आपस में सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, ये सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, mu1 b1 का फैक्टर ऊपर चला गया, यहाँ बचा mu2 v2 और उसके साथ आ गया ई नॉट टी कॉम्प्लेक्स, इक्वेशन नंबर 5। इसको मैं बीटा पुट कर रहा हूं फॉर इजी कैलकुलेशंस और फॉर कन्वीनियंस आई एम सब्स्टिट्यूटिंग इट एज बीटा, ई नॉट आर इज इक्वल टू बीटा टाइम्स ई नॉट टी, दिस इज इक्वेशन 5, उसको रहने दो, इसको 5 मान लो। अब यहाँ पे जो बीटा है उसको लिख लेंगे साइड पे कि बीटा क्या है, बीटा इज, ये बाद में काम आएगा हमारे, दिस रेशियो। चलो नाउ एडिंग 4 एंड 5, रिफ्लेक्टेड वेव देखो हमारी सब्ट्रैक्ट हमारी कैंसिल हो जाएगी, ई नॉट आर कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ इंसिडेंट वेव्स बचेगी, और लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड पे 1 प्लस बीटा का फैक्टर आएगा। तो एडिंग 4 and 5,
लेफ्ट हैंड साइड पे बनेगा 2 टाइम्स ई नॉट आई, राइट हैंड साइड पे बनेगा 1 प्लस बीटा ई नॉट टी. Very very important equation. This is the relation between incident waves amplitude and transmitted waves amplitude. तो हमें यहाँ पे E नॉट टी चाहिए इन टर्म्स ऑफ E नॉट आई. जो इम्पोर्टेंट है कि ट्रांसमिटेड वेव कितनी है, बेसिकली ये हम फाइंड करना चाहते हैं. तो वो 2/1 प्लस बीटा टाइम्स E नॉट आई है. So this is equation number 6. Okay, now if I subtract these two equations, तो E नॉट आई इस E नॉट आई से कैंसिल हो जाएगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 2 टाइम्स E नॉट आर बनेगा, और राइट साइड पे हमारे पास 1 माइनस बीटा का फैक्टर बनेगा. ठीक है, तो आई एम सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 5 फ्रॉम 4. सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 5 फ्रॉम 4. तो हमारे पास बनेगा 2 टाइम्स E नॉट R इज इक्वल टू 1 माइनस बीटा. सब्ट्रैक्ट करें ना अभी, 1 माइनस बीटा E नॉट T. ठीक है, ये हमारे पास दूसरी इक्वेशन बनी. यहां से हमें E नॉट T की वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है, जो अभी हमने फाइंड करी है ना पीछे, क्योंकि हमें रिफ्लेक्टेड वेव को भी इन टर्म्स ऑफ इंसिडेंट वेव निकालना है. देखो, ट्रांसमिटेड वेव इन टर्म्स ऑफ इंसिडेंट वेव आ गई है ना. अब यहाँ पे E नॉट टी को तुम जब पुट कर दोगे तो तुम्हारे पास रिफ्लेक्टेड वेव आ जाएगी इन टर्म्स ऑफ इंसिडेंट वेव. तो पुट E नॉट टी फ्रॉम 6. हमें देखना है कि जो हमारी रिफ्लेक्टेड वेव है उसका एम्पलीट्यूड इन टर्म्स ऑफ इंसिडेंट वेव कितना है. तो वो बनेगा 1 माइनस बीटा का फैक्टर तो है ही है, साथ में 2/1 प्लस बीटा, यहाँ E नॉट आई आ गया. ये मैंने E नॉट टी को, ये ट्रांसमिटेड वेव है, ये इंसिडेंट वेव है. अच्छा, 2 से 2 कट गया, और ये नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन जो हमें चाहिए थी. रिफ्लेक्टेड वेव इज 1 माइनस बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा टाइम्स E नॉट आई. दिस इज इक्वेशन नंबर 7. ये दोनों इक्वेशंस को मैं हाईलाइट कर रहा हूं, हमारी ये मेन इक्वेशंस हैं जो हमें चाहिए. एक ये वाली इक्वेशन और एक इक्वेशन नंबर 6. बीटा भी यहां इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बीटा हम यहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तभी हमें पता चलेगा. अब क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द केसेस में ये जो हमारा बीटा होता है ना, जिसको अभी हमने लिखा है बीटा को μ1 बाय v1 अपॉन μ2 बाय v2, इसको हम इन टर्म्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी लिख सकते हैं. मैं यहीं पे लिख देता हूं, हेयर बीटा इज ऑल्सो μ1 बाय μ2. अच्छा, v1 बाय v2 n2 बाय n1 होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की रेशियो, बिकॉज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज c बाय v, और जो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है n2 बाय n1, क्योंकि इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, इज v1 बाय v2. ये हम याद रखना आपको. तो ये यहाँ पे ऐसा है, ठीक है. अब मोस्ट ऑफ द केसेस में μ1 μ2 मतलब दोनों मीडियम की जो परमेबिलिटीज हैं अप्रोक्सीमेटली वैक्यूम के ही बराबर होती है और सेम होती है. तो हम वही केस कर रहे हैं कि इफ द परमेबिलिटीज μ1 इज इक्वल टू μ2 इज इक्वल टू परमेबिलिटी ऑफ वैक्यूम, मतलब वैक्यूम के ही बराबर होती हैं. ज्यादातर ऐसा होता है इन मोस्ट केसेस, ठीक है. बहुत सारे मीडिया के लिए ऐसा होता है. तो हमारा जो बीटा होगा दैट विल बी इक्वल टू v1 बाय v2. अब अगर मैं यहाँ पे बीटा को पुट कर दूं v1 बाय v2, पहले मैं ऊपर वाली इक्वेशन नंबर 6 में पुट कर रहा हूं. पुट इन 6 में हमारे पास थी ट्रांसमिटेड वेव का एम्पलीट्यूड E नॉट टी 2/1 प्लस बीटा, बीटा इज v1 बाय v2. यहां है इंसिडेंट वेव, तो ये बन जाएगा 2v2 अपॉन v1 प्लस v2. ये भी इंपॉर्टेंट रिलेशन है.
इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी हमने निकाल लिया ट्रांसमिटेड वेव का एम्पलीट्यूड। ऑल्सो इक्वेशन 7 बिकम्स, ये इक्वेशन 7 है, जब यहाँ पे पुट करोगे यू कैन चेक, बहुत आसान है। तो E नॉट आर बन जाएगा V2 माइनस V1 अपॉन V2 प्लस V1 इंटू E naught I. So these two equations are also important. This is equation number 8. This is 8 and this is 9. Now let us talk about the phase relationship between reflected and incident wave from equation 9. आप देखो अगर यहाँ पे V2 V1 से छोटा हुआ, V2 V1 से छोटा हुआ तो एक नेगेटिव साइन आएगा ना आंसर में, मतलब जो हमारी रिफ्लेक्टेड वेव है जो वापस आई है टकरा के, वो इंसिडेंट वेव से आउट ऑफ फेज चली जाएगी क्योंकि नेगेटिव साइन आ गया, वहां पे वेक्टर्स हैं। और अगर V2 V1 से बड़ा हुआ तो पॉजिटिव रहेगा फेज रिलेशनशिप, तो उस केस में हमारे पास प्लस साइन मतलब इन फेज रहेगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 9। From equation 9, if V2 is greater than V1, that is wave is going from denser to rarer medium। ऐसे होता है ना, denser to rarer medium में जाती है ना तो स्पीड बढ़ जाती है। और you can say this is also the case of reflection from free end। रिफ्लेक्शन फ्रॉम फ्री एंड, अगर मैं स्ट्रिंग की एग्जांपल लेके तुम्हें बताऊं तो इस तरह से एक पाइप है, इस पाइप के ऊपर ऐसे हुक बनाई हुई है और यहाँ पे धागा बांधा हुआ है, इधर से हम धागे को जर्क दे रहे हैं, ऐसे वेव जा रही है, फिर कुछ वेव रिफ्लेक्ट बैक हो रही है। तो उस केस में स्ट्रिंग के केस में अगर ये फ्री एंड है ना, तो अगर यहाँ ट्रफ पहुंचेगा तो ये ऊपर चली जाएगी हुक, और क्रेस्ट पहुंचेगा तो नीचे चली जाएगी, मतलब ये ऐसे वाइब्रेट करता रहता है, उसमें फेज रिवर्सल नहीं होता। तो अगर V2 greater than V1 है मतलब denser to rarer का केस, और you can say it is reflection from free end, in that case reflected wave amplitude is in phase, positive sign रहेगा वहां पे with incident wave amplitude। This is case 1। and if there is रिवर्स सिचुएशन, मतलब पहले स्पीड ज्यादा थी दूसरे मीडियम में स्पीड कम हो गई, मतलब वेव इज गोइंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम। अगर ये सिचुएशन है बच्चे हमारे पास, तो उस केस में हमारे पास नेगेटिव साइन आ जाएगा, वहां पे आप देख सकते हैं V2 माइनस V1 है तो नेगेटिव साइन आ जाएगा, तो E नॉट आर इज आउट ऑफ फेज, तो तब ये आउट ऑफ फेज होगा। वो होता है रिफ्लेक्शन फ्रॉम रिजिड एंड, रिफ्लेक्शन फ्रॉम रिजिड एंड। जैसे अगर हम स्ट्रिंग को ऐसे बांध देते हैं एक जगह से, इस तरह से अगर वेव जा रही है, आपने जर्क दिया, यहाँ पे अगर मान लो ये ट्रफ पहुंच रहा है तो क्रेस्ट वापस आता है, फेस डिफरेंस होता है 180 डिग्री का, वही इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ होता है, सेम चीज। ठीक है, ये दोनों पॉइंट्स इंपॉर्टेंट नोट कर लो। वी कैन राइट द रिफ्लेक्टेड वेव एम्पलीट्यूड and transmitted wave amplitude in terms of refractive indices of medium 1 and 2। ठीक है, कैसे लिखेंगे? using V1 by V2 is equal to N2 by N1। V1 by V2 is N2 by N1। So EOT, EOR लिख लेते हैं पहले, EOR रिफ्लेक्टेड वेव
that is v2 minus v1 divided by v2 plus v1 into एम्पलीट्यूड ऑफ इंसिडेंट वेव। अच्छा, यहां से हम अगर v2 कॉमन ले लें तो ऊपर से नीचे से v2 कॉमन ले लें, इसको लिखा जा सकता है 1 माइनस v1 बाय v2 अपॉन 1 प्लस v1 बाय v2 EOI। v1 बाय v2 को हम n2 बाय n1 पुट कर देंगे यहाँ पे, और यहाँ फिर से एलसीएम ले लेंगे अगर हम, तो n1 कट जाएगा और आंसर आ जाएगा n1 माइनस n2 अपॉन n1 प्लस n2 इंटू EOI। तो रिफ्लेक्टेड वेव कैन बी रिटन एज, रिफ्लेक्टेड वेव एम्पलीट्यूड, बेसिकली एम्पलीट्यूड है, ठीक है, कैन बी रिटन एज n1 माइनस n2 डिवाइड बाय n1 प्लस n2 इंटू इंसिडेंट वेव एम्पलीट्यूड। Similarly, for transmitted wave, we have this relation 2v2 upon v2 plus v1 E naught I। यहाँ पर भी हम v2 कॉमन ले लेते हैं नीचे से, तो ये बन जाएगा 2 अपॉन 1 प्लस v1 बाई v2। v2 कॉमन ले लेंगे, ऊपर वाला v2 कट जाएगा, ये चीज बन जाएगी। यहाँ पर v1 बाई v2 को फिर से हम n2 बाई n1 पुट करेंगे, तो n1 एलसीएम लेके ऊपर चला जाएगा, यहाँ आ जाएगा n1 प्लस n2। तो दीज आर द एक्सप्रेशंस, वेरी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशंस, फाइनल इक्वेशंस फॉर एम्पलीट्यूड ऑफ ट्रांसमिटेड वेव एंड रिफ्लेक्टेड वेव इन टर्म्स ऑफ रिफ्लेक्टिव इंडिसेस। n1 n2 आर द रिफ्लेक्टिव इंडिसेस ऑफ मीडियम 1 एंड मीडियम 2। ओके, now we are going to calculate reflection coefficient and transmission coefficient। ठीक है, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट क्या होता है, ट्रांसमिशन कोफिशिएंट क्या होता है, वो हम अभी देखेंगे। रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट ऑफ EM वेव, देखो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट कैपिटल R से डिनोट करते हैं, एंड इट इज इंटेंसिटी ऑफ द रिफ्लेक्टेड वेव डिवाइड बाय इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट वेव, कि कितनी हमने इंसिडेंट वेव की इंटेंसिटी जो है वहां पे इंसिडेंट करवाई थी सरफेस पे, और रिफ्लेक्ट कितनी होगी, उस रेशो को रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट बोलते हैं। अगर रिफ्लेक्टेड वेव कम होगी तो रिफ्लेक्शन वेव कोफिशिएंट छोटा होगा, है जस्ट एक नंबर, क्योंकि दो वैल्यूज, दो फैक्टर्स, दो क्वांटिटीज डिवाइड हो रही है, एक नंबर है, तो जितना ये बड़ा होगा उतनी रिफ्लेक्टेड वेव ज्यादा है, जितना ये छोटा होगा उतनी रिफ्लेक्टेड वेव कम है। अच्छा, नाउ इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर, सो इट कैन बी रिटन एज E naught R अपॉन E naught I का होल स्क्वायर, बिकॉज इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू square of amplitude of a wave। Okay, now here I can substitute EOR and EOI। देखो EOR ये है हमारे पास, ठीक है, ये EOI नीचे चला गया, तो EOR अपॉन EOI becomes N1 minus N2 अपॉन N1 plus N2 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो दिस इज रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट, वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन, ये आपको ड्राइव करनी है। ये कौन सी इक्वेशन नंबर बनती है, ये 7 हो गई थी, ये 8 हो गई थी, ये 9 हो गई थी, ठीक है। सो दिस इज इक्वेशन 10, दिस इज 11 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 12, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट। सिमिलरली वी विल ड्राइव द एक्सप्रेशन ऑफ ट्रांसमिशन कोफिशिएंट। ट्रांसमिशन कोफिशिएंट क्या होता है, जैसे आपको रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट बताया वैसे ही ट्रांसमिशन कोफिशिएंट हो जाता है, कैपिटल T से डिनोट करेंगे इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड वेव डिवाइड बाय इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट वेव। ट्रांसमिटेड वेव की इंटेंसिटी इस फैक्टर के बराबर होती है बच्चों, एप्सिलॉन टू v2 और उसके साथ एम्पलीट्यूड ऑफ ट्रांसमिटेड वेव, उसका स्क्वायर। अभी फॉर्मूला बताता हूं आपको इंटेंसिटी का, ये इंटेंसिटी ऑफ वेव का फॉर्मूला है, इसको याद रखना है, हाफ
एप्सिलॉन इनटू स्पीड ऑफ द वेव इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड के एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। ये पॉइंटिंग वेक्टर से हम करते हैं, वहीं से आ जाता है ये, ठीक है। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो मैंने आपको भेजी थी उसमें है ये। बट आपको ये फॉर्मूला याद रखना इंटेंसिटी का। अगर किसी मीडियम में लाइट या ईएम वेव जा रही है तो उस मीडियम की परमिटिविटी, उसके अंदर ईएम वेव की वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड के एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, ये सब इंपॉर्टेंट है। इंसिडेंट के लिए मीडियम डिफरेंट है तो यहाँ आएगा एप्सिलॉन 1 v1 e नॉट आई का स्क्वायर। इसको अभी सॉल्व करना है, ठीक है। एप्सिलॉन 2 अपॉन एप्सिलॉन 1 इज n2 बाई n1 स्क्वायर और v2 बाई v1 हमें पता है इट इज n1 बाई n2। और ये वाली जो रेशो है स्क्वायर अगर हम करें तो वो यहाँ से आएगा डायरेक्टली, विच विल बी 4n1 स्क्वायर अपॉन n1 प्लस n2 का होल स्क्वायर। ये जस्ट मैंने ई नॉट आई को इधर ले गया और इसका स्क्वायर कर दिया, यहाँ पुट कर दिया। यहाँ स्क्वायर कट जाएगा क्योंकि n1 से कटा, n2 से कटा। अच्छा, ये वाला n1 इससे कट जाएगा और n2 अंदर चला जाएगा, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट शीट पे लिख रहा हूँ ट्रांसमिशन कोफिशिएंट। ट्रांसमिशन कोफिशिएंट विल बी 4n1 n2 अपॉन n1 प्लस n2 का होल स्क्वायर। वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, ठीक है। वो छोटा सा मैं आपको कंसेप्ट बता देता हूँ कि ये एप्सिलॉन 2 बाई एप्सिलॉन 1 n2 बाई n1 का स्क्वायर होता है, ठीक है। ये कैसे होता है बता देता हूँ, यहाँ पे रीजन दे देते हैं। देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला हमने पढ़ा था अंडर रूट म्यू आर एप्सिलॉन आर, और इसको आप लिख सकते हो म्यू बाई म्यू नॉट एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट, ऐसे लिख सकते हो। म्यू आर इज म्यू बाई म्यू नॉट, एप्सिलॉन आर इज एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट। अब जिस मीडियम की हम बात कर रहे हैं नॉन मैग्नेटिक मीडियम्स हैं, बेसिकली जितने भी मीडियम्स हैं डाइइलेक्ट्रिक्स, उसमें मैग्नेटिज्म इंड्यूस नहीं होता, इंसुलेटर्स की बात हो रही है। उस केस में ना म्यू और म्यू नॉट अप्रोक्सीमेटली बराबर होते हैं। तो जनरली और फॉर मोस्ट ऑफ द केसेस म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट, ये कट जाते हैं फैक्टर फिर यहाँ से। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला बन गया ये वाला, ठीक है, ये बन गया। अब अगर आपको n1 लिखना है तो आप फर्स्ट मीडियम की परमिटिविटी लिखोगे, और दूसरे मीडियम के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखना है तो आप उसकी परमिटिविटी लिखोगे, ठीक है। और अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं तो आपके सामने ही है कि भाई एप्सिलॉन 1 बाई एप्सिलॉन 2 विल बी n1 बाई n2 का होल स्क्वायर। यहाँ मैंने उल्टा लिखा है, तो ये याद रखना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अच्छा, R आ गया, T आ गया, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास आता है क्वेश्चन ही बन के तुम्हें आएगा कि हमें प्रूव करना है कि R प्लस T इज ऑलवेज यूनिटी 1। सम ऑफ रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन कोफिशिएंट्स इज यूनिटी। देखो, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट क्या बताता है? इट गिव्स द फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी विच इज रिफ्लेक्टेड, एंड ट्रांसमिशन कोफिशिएंट गिव्स यू द फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी विच इज ट्रांसमिटेड। बेसिकली दोनों एनर्जीज इंसिडेंट वेव से ही आ रही हैं। यहाँ पे एक सरफेस है, ये इंसिडेंट वेव आई, इंसिडेंट वेव में से कुछ वापस आ गई, कुछ ट्रांसमिट हो गई। तो इस केस में क्या है कि जो इंसिडेंट एनर्जी अगर वो यूनिटी है तो इन दोनों का सम भी यूनिटी हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसको प्रूव करना है। कैसे प्रूव करेंगे? बड़ा आसान है। R प्लस टी, R का फॉर्मूला है मेरे पास n1 माइनस n2 अपॉन n1 प्लस n2 का होल स्क्वायर प्लस 4n1 n2 अपॉन n1 प्लस n2 नीचे स्क्वायर है, ठीक है। ये कितना आता है? लेट अस सी। नीचे एलसीएम वही आएगा n1 प्लस n2 का होल स्क्वायर, ऊपर बन जाएगा n1 स्क्वायर प्लस n2 स्क्वायर माइनस 2n1 n2 प्लस 4n1 n2। तो यू कैन से जो ऊपर वाला फैक्टर है वो भी n1 प्लस n2 का होल स्क्वायर बन गया। ये कट जाएगा, प्लस 2n1 n2 आएगा, और नीचे भी n1 प्लस n2 का होल स्क्वायर है, दोनों कट गए, आंसर इज 1। तो ये भी प्रूफ करने के लिए आ जाता है, बिकॉज द सम ऑफ फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी which is reflected and the fraction of energy which is transmitted is always unity। तो ये सारे पार्ट्स हो गए हमारे नॉर्मल इंसिडेंस के। नॉर्मल इंसिडेंस के केस में हमने देखा कि एक तो हमें वेव्स को रिप्रेजेंट कैसे करना है, इंसिडेंट वेव को कैसे लिखना है, ट्रांसमिटेड वेव को कैसे लिखना है, और रिफ्लेक्टेड वेव को कैसे लिखना है। उसके बाद हमने बाउंड्री कंडीशंस को अप्लाई किया। बाउंड्री कंडीशंस को अप्लाई करके हमने एम्पलीट्यूड्स निकाले। रिफ्लेक्टेड वेव का एम्पलीट्यूड इन टर्म्स ऑफ इंसिडेंट वेव, ट्रांसमिटेड वेव का एम्पलीट्यूड इन टर्म्स ऑफ इंसिडेंट वेव।
इन टर्म्स ऑफ V1 V2 भी फाइंड किया, इन टर्म्स ऑफ बीटा भी फाइंड किया, एंड देन इन टर्म्स ऑफ N1 N2 which are refractive indices, and at last we have calculated the transmission and deflection coefficients. अब ये फॉर्मूले ना डायरेक्ट तुम यूज कर सकते हो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में। अगर तुम्हें ऐसे बोल दिया जाए कि नॉर्मल इंसिडेंस का केस है, ये याद रखना, ये नॉर्मल इंसिडेंस के लिए वैलिड है इक्वेशंस। नॉर्मल इंसिडेंस क्या होती है कि हमारे पास जो वेव जा रही है उस वेव का प्रोपेगेशन वेक्टर ऐसे k वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, k वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द बाउंड्री सरफेस, दिस इज बाउंड्री सरफेस, मतलब जिसमें थीटा एंगल 0 होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज 0, नॉर्मल इंसिडेंस इसको बोलते हैं। तो ये नॉर्मल इंसिडेंस के केस में अगर तुम्हें कोई भी केस दे दिया जाए कि भाई एक लाइट वेव है या कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, इस मीडियम की परमेबिलिटी μ1, परमिटिविटी ε1, इधर μ2, परमिटिविटी ε2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1, इधर n2, ठीक है, ये सब डाटा तुम्हारे पास है। तो उस केस में आपको पूछा जाए व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड एनर्जी, जस्ट सब्स्टिट्यूट n1 n2 हियर, और अगर व्हाट इज फ्रैक्शन ऑफ ट्रांसमिटेड एनर्जी तो आपको n1 n2 इस नेक्स्ट इक्वेशन में पुट करना है एंड यू विल गेट आंसर्स। यहाँ पे एक और चीज करी जा सकती है, वी कैन राइट द एम्पलीट्यूड ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव एंड एम्पलीट्यूड ऑफ transmitted wave in terms of impedance Z of media, दोनों जो मीडिया है 1 and 2। देखो इसके लिए क्या करना है, we know that हम ऑलरेडी इम्पीडेंस का एक्सप्रेशन फाइंड कर चुके हैं, we know that Z is equal to mu times velocity, परमेबिलिटी टाइम्स वेलोसिटी ऑफ द वेव। इसको अगर हम खोल के देख ऐसे भी लिख लेते हैं म्यू एप्सिलॉन, फिर ये म्यू अंडर रूट के अंदर चला जाता है, म्यू बाय एप्सिलॉन, ये किसी भी मीडियम की इम्पीडेंस का एक्सप्रेशन होता है, बट हम इसको यूज करेंगे म्यू टाइम्स वी। तो अगर हम Z1 लिखना चाहते हैं फर्स्ट मीडियम की इम्पीडेंस, इट इज μ1 V1, और अगर हम Z2 लिखना चाहते हैं सेकंड मीडियम की इम्पीडेंस, इट इज μ2 V2, क्योंकि उसकी परमेबिलिटी भी डिफरेंट है और उसमें स्पीड भी डिफरेंट है। तो हमारे पास Z1 बाई Z2 का जो फैक्टर है वो बन जाएगा μ1 V1 वो बन जाएगा μ1 V1 अपॉन μ2 V2, और ये सेम फैक्टर हमने इक्वेशन नंबर 7 में बीटा माना हुआ है। देयरफॉर वी कैन सब्स्टिट्यूट बीटा इज इक्वल टू Z1 बाई Z2 इन इक्वेशंस 6 एंड 7। अच्छा, इक्वेशन 6 थी हमारे पास E नॉट T इज इक्वल टू 2 अपॉन 1 प्लस बीटा E नॉट I, एंड इक्वेशन 7 वाज E नॉट R इज इक्वल टू 1 माइनस बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा इंटू E नॉट I। अरे चलो, तो ये बन जाएगा 2 अपॉन, देखो जब आप यहाँ पे Z1 बाई Z2 पुट करोगे Z2 ऊपर आ जाएगा, नीचे बनेगा Z1 प्लस Z2, ये बिल्कुल सेम वैसे ही है जो रिफ्रैक्टिव इंडिसेस वाला था, ठीक है। ऐसे ही E नॉट R है, जब आप यहाँ पे बीटा को Z1 बाई Z2 पुट करोगे तो ऊपर बनेगा Z2 माइनस Z1, नीचे बनेगा Z2 प्लस Z1 E नॉट I, ठीक है। तो दीज आर द एक्सप्रेशंस फॉर एम्पलीट्यूड्स ऑफ इंसिडेंट एंड ट्रांसमिटेड वेव इन टर्म्स ऑफ इम्पीडेंसेस। चलिए यहाँ तक आपको ये टॉपिक करना है।